खबरें इस प्रकार हैं। भारत के प्रधानमंत्री के यूएन में जो स्पीच हुई, उस स्पीच की सिर्फ हम भारतीय ही नहीं, सारी दुनिया कायल हो गई। जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। प्रधानमंत्री ने ना तो कश्मीर की बात की और ना ही LAC पर चीन के साथ हो रहे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कोई बात की। इसका मतलब साफ है, मोदी जी जानते हैं, आश्वस्त हैं कि अक्साई चीन तो हम वापस ले लेंगे, चाइना से निपट लेंगे। पाकिस्तान के कब्जे में जो गिलगिट और मुजफ्फराबाद है, उसको भी हमारी कटिबद्धता है कि हम वापस ले लेंगे। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन जो इस वक्त भारत में बन रही है और 3rd फेज में है, वैक्सीन से पूरे विश्व को फ़ायदा देंगे। ऐसे सिचुएशन में वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को पूरे विश्व को लाभ देंगे। जो वैक्सीन 3rd स्टेज पर चल रहा है और जो बन रहा है, ऐसा किसी भी देश ने अब तक ऐसी बात नहीं कही। साथ में स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में भी सपोर्ट करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि 75 साल पहले जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब परिस्थितियाँ कुछ अलग थी और आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग है। उस समय की चैलेंजेस दूसरी थी, आज के चैलेंजेस दूसरी है। आज 75वें साल में आज टेररिज्म हमारे सामने खड़ा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से हमारी लड़ाई है। आज विश्व की चुनौतियाँ दूसरी है, समस्याएं दूसरी है। इन परिस्थितियों में, ऐसे में विश्व कल्याण के लिए इस संस्था का गठन हुआ। अब बदलाव का वक्त है, आतंकवाद को खत्म करने का वक्त है। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद से भारत को कब तक दूर रखा जा सकता है, जबकि पीस कीपिंग मिशन में भारत ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, भारत ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया हो, भारत के सिपाहियों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है, भारत की फ़ौजों ने बलिदान दिया। पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत इसमें बहुत कुछ कर रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सोलार सिस्टम में तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है, यानी कि संसार को फ़ायदा हो, इस विषय में बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अभी विश्व की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और विश्व को नई दिशा दिखाई जाए। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसका पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत को कब तक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, भारत एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सैकड़ों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों तक गुलामी दोनों को जिया है। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब मजबूर थे तब किसी पर बोझ नहीं बने। जब चाइना पर 1949 में चाइना कम्युनिस्ट ने हमला किया, तब भारत के पास ऑफर थे। सारे देश चाहते थे पूरा विश्व समुदाय पर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो, रिप्रेजेंटेशन हो, जो एशिया को रिप्रेजेंट कर सके। उस वक्त नेहरू के पास ऑफ़र थे, पर नेहरू ने मना कर दिया। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या प्रोसेस एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा, कि भारत को कब तक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व की 18% से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सैकड़ों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा है, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों तक गुलामी दोनों को जिया है।
जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताए नहीं, जब मजबूर थे तब किसी पर बोझ नहीं बने। नेहरू के पास संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भारत को स्थायी मेंबर का ऑफर था, पर नेहरू ने चाइना के लिए जोर दिया, यह कहकर कि चाइना हमारा दोस्त है, पड़ोसी है, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, उनको ही स्थान दे दीजिए। नेहरू की जिद ने हमें संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता से वंचित रखा। 1971 में चीन की मेनलैंड पर कम्युनिस्ट ने कब्जा कर लिया। नेहरू ने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्निशन दिया था। पूरे विश्व में नेहरू ने ही चाइना कम्युनिस्ट को रिकॉग्निशन दिया था। नेहरू के मरने के बाद हमारे पास चांस था 20 वर्ष का। अगर हम प्रयास करते तो हम स्थायी मेंबर बन सकते थे संयुक्त राष्ट्र में। उस समय अवसर था। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयास किया। सभी देशों ने समर्थन किया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। 2004 से 2014 तक कोई प्रयास नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमें याद ही नहीं रहा कि संयुक्त राष्ट्र में कोई स्थायी सदस्यता भी कोई चीज़ है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन्होंने विश्व का ध्रुवीकरण करना शुरू किया। विश्व के सारे देशों में मित्रता करने शुरू किए। विश्व के सारे देशों ने सीधा संयुक्त राष्ट्र में मोदी जी के इस बात का समर्थन किया कि संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी काउंसिल में संशोधन होनी चाहिए, भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दोबारा मोदी जी ने जो आह्वान किया कि संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए रिफॉर्म हो, और सबसे ज़्यादा शहादत भारत ने दी है और विश्व को सबसे ज़्यादा दिया है। भारत ने विश्व को नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर और 21 जून वर्ल्ड योगा डे भी दिया है, और विश्व को सबसे ज़्यादा दिया है तो भारत दिया है। भारत को 75 वर्ष हो गए हैं। कब तक रोका जाए? संयुक्त राष्ट्र में संशोधन किया जाए और भारत को स्थायी सदस्यता दिया जाए। हमने संसार को दिया है और आगे भी विश्व को देने की कटिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को विश्व के सभी देशों ने सीधा कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बड़े देशों में मुस्लिम देशों ने स्वतः होकर कहा संयुक्त राष्ट्र में संशोधन हो और भारत को स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में संशोधन होना चाहिए। भारत को 70 वर्ष हो गए। हमने विश्व को सबसे ज़्यादा दिया है। 18% आबादी है। उन्होंने कहा इसी साल जनवरी से 2021 में भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में वहाँ काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र में संशोधन करके स्थायी सदस्यता दी जाए, और जो टेररिज्म है उसमें जो विश्व का सुधार के लिए भारत का भी कोई भूमिका हो और भारत भी कोई रोल प्ले करे, उसके लिए भारत अग्रसर होना चाहिए। इसके लिए भारत को मौका मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने न तो कश्मीर की बात की, न ही पाकिस्तान का जिक्र था, न ही चाइना का जिक्र था। इस पूरी स्पीच में मोदी जी ने जिक्र किया तो विश्व के डेवलपमेंट का, वासुदेव कुटुंबकम का, विश्व के कल्याण का और इस संसार की कल्याण की चर्चा, जो भारत की मूल प्रवृत्ति है। भारत की मूल प्रवृत्ति है, परंपरागत प्रवृत्ति रही है। हम किसी को मारते नहीं हैं, पर कोई मारे तो छोड़ते भी नहीं हैं। सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं और सभी को एक सुर में एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। इससे अच्छी स्पीच कुछ और हो ही नहीं सकता। जय हिंद। सनसनीखेज खबर, उत्तराखंड से 2 लाख मुस्लिम बच्चे रातों रात गायब। फिर सामने आई वो सच्चाई जिसे देख मोदी जी भी रह गए दंग। आखिर मोदी जी हैरान तो होंगे ही। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आखिर ऐसी मट्टी पलिद हुई है कि सारा देश आ गया है सकते में। दरअसल गायब हुए बच्चे कभी थे ही नहीं। बच्चों के झूठे नामों के आधार पर मदरसों द्वारा सरकार से पैसे लिए जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी तो जाहिर है कि लूट का नीचे से ऊपर तक बांटा जाता है, वरना कांग्रेस को इस घोटाले की भनक तक नहीं लगी और बीजेपी ने आते ही पता लगा लिया। तो इसलिए भारत में असुरक्षित हैं मुसलमान। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसलिए ही कहा था कि देश के मुस्लिमों में
बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना पनप रही है। कई दशकों से हर महीने सरकार की ओर से स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने इन बच्चों के बैंक खातों का आधार से लिंक कराने को कहा तो एक साथ 1,95,360 बच्चे गायब हो गए। गायब हुए छात्रों के नाम पर अभी तक सरकार 14 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति बांट रही थी। गायब हुए छात्रों के नाम पर अभी तक सरकार 14 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति बांट रही थी, जो कि अब घटकर केवल 2 करोड़ रह गई है। 2014-15 केवल उत्तराखंड में 2,21,000 मुस्लिम छात्र स्कॉलरशिप पा रहे थे। आधार से लिंक होते ही इनकी संख्या गिरकर केवल 26,440 रह गई, यानी कि 88% मुस्लिम छात्रों की संख्या कम हो गई है। जिन बच्चों के पास आधार न हो उन्हें जिला अधिकारी से सत्यापन करवाना जरूरी है, पर सत्यापन हो कैसे? फर्जी मदरसे, फर्जी छात्र। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वंदे मातरम।